नमस्कार दोस्तों, जय भीम जय संविधान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब की आत्मकथा कही जाने वाली किताब वेटिंग फॉर वीजा से, जिस किताब के पहले अध्याय का वर्णन मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था, जिसके अंदर बाबा साहेब कोरेगांव में घटित एक घटना का वर्णन करते हैं और जिसको वे अपने हृदय पर लगी एक अमिट छाप बताते हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से, जहां पर बाबा साहेब पारसी सराय में अपने साथ एक बहुत ही दुखद घटना का वर्णन करते हैं। इस किताब को बाबा साहेब अपने जीवन में उस घटना के 18 साल बाद लिखते हैं, लेकिन लिखते समय भी बाबा साहेब की आंखों से आंसू निकल आते हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ जब बाबा साहेब ने अपने जीवन की इस पारसी सराय की घटना को याद किया हो और उनकी आंखों से आंसू ना निकले हों। अपनी किताब में बाबा साहेब लिखते हैं कि जब वह इस घटना को याद करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि घटना उनकी आंखों से धूमिल हुई हो। चलिए जानते हैं बाबा साहेब के साथ पारसी सराय में ऐसी क्या घटना घटी जिससे वह वापस मुंबई जाने के लिए मजबूर हो गए। अध्याय 2 में बाबा साहेब बताते हैं, पश्चिम से वापस लौटने पर उन्हें बड़ौदा में रहने के लिए जगह नहीं मिली। पश्चिम से मैं 1916 में लौटा। महाराजा बड़ौदा की बदौलत ही मैं अमेरिका उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया था। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में मैंने 1913 से लेके 1916 तक पढ़ाई की। 1917 में मैं लंदन चला गया। लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने प्रास्नातक में दाखिला लिया, लेकिन 1918 में मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। क्योंकि मेरी पढ़ाई का खर्चा बड़ौदा स्टेट ने उठाया था, तो बड़ौदा स्टेट व अपने देश की सेवा करने के उद्देश्य से मैं अपने वतन वापस लौट आया। अमेरिका व यूरोप के 5 साल के प्रवास ने मेरे दिमाग से यह भय निकाल दिया था कि मैं एक अछूत हूँ, और भारत में अछूत जहां भी जाता है वह खुद के व दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करता है। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरे दिमाग पर एक ही सवाल हावी था कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे अब कौन रखेगा। इस पर जो हिंदू होटल जिनको विशिष्ट कहा जाता है, मैं उनको अच्छे तरीके से जानता था, वो मुझे नहीं रखेंगे। वहां रुकने का एकमात्र तरीका था कि मैं झूठ बोलूं, जिसके लिए मैं हरगिज तैयार नहीं था। यूं तो बड़ौदा के काफी मेरे मित्र थे जो अमेरिका मेरे साथ पढ़ने गए थे। यदि मैं उनके घर जाता हूं तो क्या वह मेरा स्वागत करेंगे? मैं खुद को आश्वस्त नहीं कर पा रहा था। हो सकता है एक अछूत को अपने घर बुलाकर वह शर्मिंदा महसूस करें। मैं इसी पशोपस में स्टेशन पर खड़ा रहा। गाड़ी वाले लोग, जिनको अब तक कोई सवारी नहीं मिली थी, वो मुझे देख रहे थे। इस बीच एक गाड़ी वाले व्यक्ति से मैं जाकर पूछता हूँ, क्या यहाँ पर रुकने के लिए कोई होटल है? इस पर वह व्यक्ति बताता है, पास में एक पारसी सराय है, वो पैसे लेकर ठहरने देते हैं। पारसियों द्वारा ठहरने की व्यवस्था सुनकर मेरा हृदय काफी प्रसन्न होता है। पारसी, जो कि जोरिस्टन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उनके धर्म में छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं है। उनके द्वारा भेदभाव का कोई डर नहीं था। मैं अपना सामान गाड़ी में रखता हूँ और गाड़ी वाले से पारसी सराय की तरफ चलने के लिए कहता हूँ। यह एक 2 मंजिला सराय थी। सराय के अंदर वृद्ध दंपति रहते थे, जो कि मेहमानों के खान पान एवं रहन सहन का ध्यान रखते थे। पारसी केयर टेकर ने मुझे कमरा दिखाया। मैंने जाकर कमरा देखा। कमरा देखने के बाद मैंने वहां विश्राम करने की बारे में सोचा। पारसी केयर टेकर, जो कि किताब लेकर कमरे में आया था, उसने मुझे देखा। मैंने सदरी व धोती, जो खास पारसी लोगों के पहनने का तरीका होता है, नहीं पहनी थी। इस पर उसने मेरे से तीखी आवाज में सवाल किया कि आप कौन हो? मैं नहीं जानता था कि सराय केवल पारसी लोगों के लिए ही है। इस पर मैंने उससे बता दिया कि मैं हिंदू हूँ। इस पर उस व्यक्ति ने मुझसे साफ कहा कि मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। पारसी सराय में रहने वाले सभी लोगों का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज होता था। सराय में काफी समय से कोई मेहमान नहीं रुका था, तो केयर टेकर कमाई का मौका नहीं गंवाना चाहता था। बहरहाल इस समस्या के समाधान के रूप में केयर टेकर से मेरी इस बात पर सुलह हुई कि रजिस्टर के लिए मैं कोई पारसी नाम रख लूं। इस समस्या का समाधान तो हो गया। मैं खुश था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी ये खुशी कितनी क्षणिक है। इससे पहले कि सराय वाले किस्से का दुखद अंत मैं आपको बताऊं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
दोस्तों, वीडियो को पहुंचाइए हर उस व्यक्ति तक जो कि बाबा साहेब के वास्तविक जीवन से रूबरू होना चाहता है। वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। आपके द्वारा दी गई हर प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुमूल्य साबित होगी। बाबा साहेब बताते हैं इस छोटे से अंतराल में वह सराय के अंदर कैसे रहे। यह एक छोटा सा सराय था। सराय के अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बराबर में एक बड़ा हॉल था। हॉल अक्सर टूटी कुर्सियों एवं बैंक जैसे कबाड़ से भरा रहता था। इस बीच मैं वहां अकेला रहा। केयर टेकर जो कि चाय नाश्ता या बहुत जरूरी काम होने पर ही मेरे पास आता था, बाकी मौकों पर वह मुझसे मिलने एवं बात करने से बचता था। महाराजा बड़ौदा के द्वारा महालेखागार ऑफिस में प्रशिक्षु के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई थी। मैं सराय को 10 बजे छोड़ता था ऑफिस जाने के लिए तथा शाम को 8 बजे वापस आता था। मैं अधिकतर समय अपनी कंपनी के दोस्तों के साथ बिताना चाहता था। मैं वहां इसीलिए लौटता था क्योंकि इस आकाश तले मेरे पास और कोई ठोर नहीं थी। हॉल गुप्त अंधेरे से भरा रहता था। हॉल में मेरे अलावा कोई और व्यक्ति नहीं था। वहां पर बिजली का बल्ब, यहाँ तक कि कोई तेल की बत्ती नहीं थी जिससे थोड़ा सा भी अंधेरा कम हो सके। केयर टेकर मेरे इस्तेमाल के लिए एक छोटा सा दीपक लेके आता था जिसकी रोशनी बामुश्किल 1 या 2 इंच तक ही जा पाती थी। मुझे लगता था मुझे सजा मिली है। मैं किसी व्यक्ति से बात करने के लिए तड़पता था लेकिन वहां कोई नहीं था। व्यक्ति न होने की वजह से मैंने किताबों का सहारा लिया। मैं पढ़ता गया। मैं किताबें पढ़ने में इतना लीन हो गया कि मैं अपनी तन्हाई भी भूल गया। उड़ते चमगादड़ जिनके लिए वह हॉल उनका घर था, अक्सर उनके चैंचे की आवाज मेरा ध्यान उनकी तरफ खींच लेती थी, जिससे मेरे अंदर फैरन सी दौड़ जाती थी। जिस बात को मैं भूलना चाहता था वो बात मुझे याद आ जाती थी कि मैं एक अजनबी जगह पर एक अजनबी परिस्थिति में हूँ। कई बार मैं गुस्से से भर जाता था लेकिन फिर मैं अपने गुस्से को और दुख को इस भाव से समझाता था कि भले ही यह एक जेल है लेकिन कम से कम रहने का ठिकाना तो है। मेरी हालत इतनी खराब थी कि जब मेरी बहन का बेटा मुंबई से मेरा बचा हुआ सामान देने वहां आया तो वह मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे उसको तुरंत ही वहां से वापस भेजना पड़ा। इस हालत में मैं एक पारसी सराय में पारसी बनकर रहा। मैं जानता था मैं यह नाटक ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकता। किसी दिन मुझे पहचान लिया जाएगा। मैं सरकारी बंगला पाने की कोशिश कर रहा था लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा मेरी याचिका पर इतनी गहराई से ध्यान नहीं दिया गया जितनी मुझे आवश्यकता थी। मेरी याचिका एक अफसर से दूसरे अफसर तक जाती रही। इससे पहले मुझे कोई निश्चित जवाब मिलता मेरे लिए वो भयावह दिन आ ही गया। यह सराय में 11वां दिन था। मैं अपना नाश्ता कर चुका था और ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। दरअसल जो किताबें मैंने पुस्तकालय से रात को पढ़ने के लिए उधार ली थी उनको उठा ही रहा था। तभी मैंने देखा सीढ़ियों पर कुछ लोगों के आने की आवाज आ रही है। मुझे लगा शायद यह यात्री हैं। मैंने उनको उठकर जाकर देखने की कोशिश की। तभी मैंने देखा दर्जनों मजबूत लंबे पारसी लोग जिनके हाथों में डंडे थे मेरी तरफ तेजी से आ रहे थे। यकीनन उन्हें मेरी वास्तविकता का अंदाजा लग चुका था। वे सभी लोग मेरे कमरे के अंदर आकर इकट्ठे हो गए। उन्होंने मेरे ऊपर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा, कौन हो तुम बदमाश व्यक्ति? तुमने सराय को दूषित किया है, क्यों आए हो यहाँ पर? मैं खामोश खड़ा रहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं जानता था कि मैंने झूठ बोला है और वास्तव में यह एक धोखा है और धोखा पकड़ा गया। कमरा कब खाली कर रहे हो? उनमें से एक ने कहा। मैंने उनसे विनती की लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कमरा खाली करने के पीछे मेरी जान की बाजी लगी हुई थी। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं शाम तक सराय में ना नजर आऊं। यह बात सुनने के बाद मैं पूरी तरीके से खामोश रहा। मैं मन ही मन बड़बड़ाता रहा। मेरा हृदय बैठ गया था और मैं फूट फूट कर रोने लगा। यह एक विराट सवाल था कि मैं कहां जाऊं। यह सवाल बार बार लौटकर मेरे सामने आ रहा था कि मैं कहां जाऊं। मेरे काफी सारे दोस्त जो अछूत नहीं थे उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। यह एक बहुत विराट सवाल था। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। केवल मेरे पास एक ही विकल्प था कि मैं मुंबई वापस लौट जाऊं। लेकिन बड़ौदा से मुंबई की ट्रेन भी शाम 9 बजे से जाती थी। मेरे पास 5 घंटे का वक्त था। मैं सराय वापस जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। हो सकता है वह लोग मेरे ऊपर आक्रमण कर दें। मैंने शहर के किनारे स्थित कमाती बाग सरकारी बाग में समय बिताना तय किया। मैं बहुत परेशान था। मैं दुखी था। मैं हैरान था कि मेरे साथ ये घटना क्यों घटी। मैंने अपने जीवन के बहुत ही दुखी एवं बदतर दिनों के बारे में सोचा लेकिन यह घटना मेरे हृदय के अंतःकरण को हर तरह से भेद रही थी। दोस्तों, यहीं पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में, जो बताता है केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर
किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद प्रतिषेध होगा। दोस्तों, बाबा साहेब भी पारसी सराय में रह सकते थे। वह एक सार्वजनिक भोजनालय था। उन्होंने यह प्रताड़ना तो देखी, लेकिन वह आपको देंगे अनुच्छेद 15। इस किताब के तीसरे अध्याय में हम मिलेंगे बाबा साहेब के जीवन के और बहुत सारे पहलुओं से। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।